नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। बिहार के चुनाव की घोषणा हो गई है, सीटों का बंटवारा हो गया है और चुनावी माहौल में बहुत बड़ा छठ पर्व चल रहा है। नेताजी डॉट लाइव टीम की ओर से तमाम बिहार निवासियों को, तमाम बिहार देश में रहने वाले बिहार निवासियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है बिहार में। इसी वेला में हमारे बीच प्रैक्टिस के फाउंडर, देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, युवा, जिनके ओपिनियन को आप हमेशा देखते हैं और पढ़ते हैं, आज हमारे बीच हैं। इसी चुनाव के दौरान वो क्या महसूस करते हैं, वो क्या सोचते हैं, नेताजी डॉट लाइव टीम की तरफ से हम उनको स्वागत करते हैं और ये सुनने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस चुनावी बेला में। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव, उसको समझने के लिए हमें 3 मानकों को परखना होगा। पहला, नेतृत्व जो मुख्यमंत्री पद के लिए है। दूसरा, जो पार्टी हैं उनके सपोर्टर्स और सपोर्ट बेस, वो जाति और समुदाय, महिला और पुरुष, युवा, ग्रामीण, शहरी। तीसरा, आप नैरेटिव के स्तर पे समझें, जो अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियां बुनाने की कोशिश कर रही हैं। और अंत में सबसे जो अहम चीज है वो उम्मीदवार फैक्टर। अगर इन 4 मानकों पे देखें तो 2020 में और 2025 में एक फर्क है। 2020 में तेजस्वी यादव के लिए एक आकर्षण उनके जो कोर सपोर्टर्स हैं, मुस्लिम और यादव, उसके अतिरिक्त भी बाकी समाज में, खासकर युवा वर्ग में थोड़ा बहुत दिख रहा था। कारण यह था कि वो केवल रोजगार की बात कर रहे थे, पलायन की बात कर रहे थे, और ऐसे में युवाओं का एक वर्ग था जिसे लग रहा था कि पिछले 15 साल से 2005 से 2020 तक नीतीश कुमार रहे हैं और शायद थोड़ा बहुत परिवर्तन होना चाहिए। यहां पे तेजस्वी 2020 में एजेंडा भी सेट कर रहे थे बेरोजगारी के मुद्दे पे, और बड़ी चतुराई से अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तस्वीर अपनी रैलियों से, पोस्टर से हटा के ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि वो एक नई राजनीति को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। 1990 की, जिसे जंगल राज कहा जाता है, जो एक बैगेज आरजेडी और तेजस्वी के पीछे था, उससे खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। और रणनीति ये थी कि जो मूल समर्थन का आधार है मुस्लिम और यादव समाज, उसके अतिरिक्त भी, उसके परे भी उन्हें समर्थन मिले। 2020 में नीतीश कुमार घिरे हुए थे, एंटी इनकम्बेंसी रहती है, स्वाभाविक है, 15 साल से थे। लेकिन साथ ही साथ एनडीए के बीच में एक घटक दल, लोक जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान नेतृत्व कर रहे थे, उसने बगावत कर दी और 115 सीट, बिहार में कुल 243 सीट्स हैं, उसमें 115 सीट पे चिराग पासवान ने जेडीयू मतलब नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ कैंडिडेट दे दिया। औसतन 115 सीटों पे नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को 10 से 11% वोट, जो एनडीए के खाते के होने चाहिए थे, वो अलग चले गए। और इसका नतीजा हुआ कि 38 सीट्स पर जेडीयू, चिराग पासवान, जो एनडीए के ही घटक थे, उनके वोट काटने के कारण चुनाव हार गई। और उन सीटों पे सबसे ज्यादा फायदा तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को हुई। तो कहने का मतलब है कि 2020 में आप एक मजबूत तेजस्वी यादव को देख रहे थे, जो एजेंडा सेट कर रहा था, जो युवाओं को रिझाने की कोशिश कर रहा था, और जिसे एनडीए के बीच में जो दरार थी, जो लड़ाई थी, उसका भी सीधा फायदा दिख रहा था। और 2020 में नीतीश कुमार कमजोर थे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है एनडीए के अंदर। चिराग पासवान रेबेल करके रेबेल कैंडिडेट दे रहे थे केवल जेडीयू के खिलाफ, और एक भावना भी थी कि शायद नीतीश को छोड़ के तेजस्वी पे आप भरोसा कर सकते हैं, एक छोटे वर्ग में ये थी। अब 2025 में देखिए, आप देखेंगे कि जहां तक नैरेटिव की बात है,
इस बार अपोजिशन का नैरेटिव तेजस्वी यादव सेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि तेजस्वी अगर बात करते तो महंगाई की, बेरोजगारी की, सरकारी नौकरी की, पलायन की, इन तमाम मुद्दों के आधार पे सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे। हुआ यह कि इस बार अपोजिशन का नैरेटिव कांग्रेस, जिसका कोई आधार नहीं है बिहार में, उसने सेट की। और वो किस मुद्दे पे? वोट चोरी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है चुनाव आयोग को, जो उन्हें करना है समय समय पे। लास्ट SIR 2003 में हुआ था, तो 22 साल बाद ये हो रहा था। उसको एक आधार बना के बिहार में कांग्रेस ने वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी के आरोपों के आधार पे एक मुहिम, इस तरह के चुनावी मैंडेट को, चुनावी एजेंडा को सेट करने की कोशिश की। अब देखिए, ये एजेंडा कांग्रेस के लिए सुटेबल हो सकता है, लेकिन ये एजेंडा कोई बिहार के लिए स्पेसिफिक नहीं है। यहां पे आपको सरकार को घेरना है तो आप महंगाई की बात करें, आप बेरोजगारी की बात करें, आप नीतीश कुमार के बाद नए विकल्प की बात करें। बात क्या हो रही है? जिसका केवल बिहार से कोई सीधा संबंध नहीं है, जो कांग्रेस 10 और राज्यों में कर रही है, उसमें बिहार भी एक एक्सपेरिमेंट है, और जिसका कोई भावनात्मक जुड़ाव यहां की जनता से नहीं, इमोशनल कनेक्ट नहीं है। क्योंकि हर गांव में हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट है जो इस प्रक्रिया में शामिल थे, और गांव के स्तर पे चाहे आप तेजस्वी के राजद के हो या बीजेपी के हो या जदयू के हो, सबको जानते हैं। तो सब लोग जिनका नाम आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे भली भांति परिचित थे। तो ये कोई वैसा मुद्दा नहीं था जिससे प्रभावित होकर लोग ये तय करते कि हमें वोट किसको देना है। चर्चा के लिए एक विषय हो सकती है, जमीनी मुद्दा था महंगाई का, भ्रष्टाचार का, जो नौकरशाही है उसके एरोगेंस का, ये सब मुद्दे मिल सकते थे। लेकिन हुआ कि कांग्रेस ने एजेंडा क्या हो, ये वाला मैटर खुद डिसाइड किया, और तेजस्वी उनके पीछे पीछे चल दी। और ये सब चुनाव के 1.5 महीने पहले हो रहा है। तो 1.5 महीने पहले चुनाव से जब आपको सरकार को जमीनी मुद्दों पे घेरना था, आप एक हवाई वाली बात कर रहे हैं जिसका बिहार से कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। और जो पार्टी इसको लीड कर रही है, जो पायलट सीट पे है, वो कांग्रेस है, जिसका जमीन पे कोई आधार नहीं है। और राजद और तेजस्वी, जिनका जमीन पे कैडर है, वर्कर है, वो पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। अब इस बीच में नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? इस बीच में नीतीश कुमार 2020 में जो उनका कोर समर्थन वर्ग उनसे अलग हो गया था, उसको फिर से साधने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? योजनाओं के माध्यम से, जो देश के अन्य राज्यों में भी सफल हुआ है। महिलाओं के लिए उन्होंने जो जीविका दीदी योजना थी, उसको मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत अभी तक 1.25 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए उनके अकाउंट में दे दिया। तो इस तरीके से बिहार जैसे राज्य में आपने चुनाव के ठीक पहले लगभग 12,500 करोड़ रुपए महिलाओं को दे दिए। अब बिहार में कुल परिवारों की संख्या लगभग 2.25 करोड़ है, आपने 1.25 करोड़ महिलाओं को दे दिया। तो कहने का मतलब है कि हर घर में औसतन, अगर सांख्यिकी के आधार पर देखें तो 1 से 1.5 महिलाओं को यह मिला। ये बहुत बड़ी बात है कि हर परिवार में औसतन आप 10 से 15 हजार रुपए दे रहे हैं। जो वृद्धा पेंशन स्कीम है उसको 400 से बढ़ा के 1100 किया गया। बिहार जैसे, जिनको हम लोग लो एस्पिरेशन स्टेट बोलते हैं, दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के राज्य या पहाड़ी राज्य या पंजाब हरियाणा, इनको हाई एस्पिरेशन स्टेट बोलते हैं। लेकिन बिहार एक जो सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लो एस्पिरेशन स्टेट। अब यहां पे हर घर में चुनाव के पहले 10 से 15 हजार रुपए खासकर महिलाओं को उनके हर परिवार में आ जाए, तो इसका एक योजना के माध्यम से असर यह हुआ कि नीतीश कुमार की जो महिलाओं में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले से थी, महिलाओं का एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार पे ज्यादा भरोसा करता है योजनाओं के कारण, शराबबंदी के कारण, उसकी जो भी डिमेरिट हो। लेकिन महिलाएं मानती हैं कि इसके कारण घरेलू जो हिंसा होता है, घर का वातावरण जो खराब होता है, या सड़क पे जो हैरेसमेंट उन्हें झेलनी पड़ती है, वो काफी कम हुआ है। तो अपने महिलाओं के एक वर्ग को जो 2020 में थोड़ा बहुत इधर उधर हो रही थी, उनको नीतीश कुमार ने फिर से साथ लिया। उसी तरीके से बाकी स्कीम्स भी लेके वो आए। और इस बीच में तेजस्वी नैरेटिव से काफी चुनाव के पहले तक कांग्रेस के पीछे चलने के कारण धूमिल होते नजर आए। तो तेजस्वी का जो आकर्षण 2020 के चुनाव में उनके मूल आधार वर्ग मुस्लिम और यादव के
परे भी कुछ वर्ग में दिख रहा था, खासकर युवाओं में, इस बार 2025 में दिखता नहीं है, क्योंकि वो उनका नैरेटिव नहीं है, वो नैरेटिव कांग्रेस सेट कर रही है। वो जो मुद्दा ला सकते थे उसका उन्हें समय नहीं मिला। तो ये इस बार तेजस्वी अपने कोर सपोर्ट बेस के अंदर सिमट गए, जो यादव और मुस्लिम है, और इस आधार पे आप एक कमजोर तेजस्वी और मजबूत नीतीश को देख रहे हैं। अब लोग कह सकते हैं कि साहब उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये सब चर्चा का विषय है। नीतीश कुमार के जो कोर सपोर्टर हैं, जो अति पिछड़े हैं, महादलित हैं, महिलाएं हैं और बाकी एक वर्ग भी है, वो नीतीश से बहुत ज्यादा उत्साहित हो या ना हो, लेकिन अभी भी उसे नीतीश से बेहतर विकल्प बिहार में नहीं दिख रहा है। और उनके लिए नीतीश कुमार का मतलब नीतीश कुमार की योजनाएं हैं, स्कीम है, उनका हेल्थ उनके लिए सेकेंडरी है। ये वही हाल है जो 2014 और 2019 में नवीन पटनायक उड़ीसा में थे। उनके भी स्वास्थ्य को लेके तमाम अटकलें थी, लेकिन उनके जो आधार वर्ग थे उनके लिए नवीन पटनायक का मतलब उनकी स्कीम्स होती थी, वही नीतीश कुमार का है। अब ये इस स्थिति में एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, लोक समता पार्टी जो उपेंद्र कुशवाहा की है, हम पार्टी जो जीतन राम मांझी की है, ये अलायंस एक बड़ा ही बढ़िया अलायंस था। इसमें गैर यादव पिछड़े, दलित, महादलित और नीतीश कुमार और बाकी भी सवर्ण, महिलाएं और उसके साथ कुछ योजनाएं, इसको देख के एक बड़ा वर्ग था। तो एक तरफ माई था मुस्लिम यादव, दूसरी तरफ दूसरा माई था महिला यूथ, महिला और युवा। निश्चित तौर पे महिला युवा ज्यादा थी। तो ये स्थिति थी एक हफ्ते पहले तक कि लग रहा था कि एनडीए हो सकता है काफी बड़ी जीत हासिल करे। लेकिन एक फैक्टर उसके बाद और भी होता है, क्योंकि आप उम्मीदवार को वोट करते हैं। लोग कह रहे थे कि एक नया लड्डू है मार्केट में, प्रशांत किशोर का, बातें अच्छी कर रहे थे, मुद्दा अच्छा उठा रहे थे। जो तेजस्वी और कांग्रेस को उठाना था वो मुद्दे प्रशांत किशोर उठा रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि जब तक उम्मीदवार की बात नहीं आती है, लोगों को बड़ा आकर्षण होता है एक नेता से। अब जनसुराज और प्रशांत किशोर में कोई फर्क नहीं था। जनसुराज मतलब प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर मतलब जनसुराज। आपके उम्मीदवार कौन है? हर क्षेत्र में आपका कोई दूसरा चेहरा है क्या? क्योंकि 243 की 243 सीट पे प्रशांत किशोर तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, और आपने उम्मीदवार पे काम नहीं किया। जैसे ही उम्मीदवार की बात आई, जनसुराज का पूरा जो हाइप था वो कोलैप्स कर गया, क्योंकि आपके उम्मीदवार जो थे वो लोगों को बिल्कुल कहीं से भी आकर्षित करते नहीं दिखे। उम्मीदवारी में आपने भी कहीं अनजान व्यक्ति को दे दिया, जिसपे पहले से आपने मेहनत नहीं किया था, जिसको पहले से आपने मौका नहीं दिया था वो क्षेत्र में काम करे। सारा का सारा फोकस खुद पे रखा था और खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिए। तो लोगों का जो एक उत्साह था एक नए मिठाई में, नए लड्डू को लेके, वो बिल्कुल खत्म हो गया। आप परसेप्शन में ही बाजी हार गए। तो ये अगर स्थिति होती तो प्रशांत किशोर ज्यादा वोट सवर्णों का या अति पिछड़ों का, युवाओं का ले रहे थे, तो बीजेपी को थोड़ा उससे घाटा होता, नीतीश कुमार को घाटा होता और शायद इनडायरेक्टली तेजस्वी को फायदा होता। लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन एक परिवर्तन जो उम्मीदवारी के बाद, कैंडिडेट डिक्लेरेशन के बाद आया, कि आप देखेंगे कि कैंडिडेट डिक्लेरेशन में उसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन दो पार्टियों ने अच्छे कैंडिडेट दिए। अच्छे का मतलब इन्होंने समीकरण को ध्यान में रखा और ज्यादा से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट को दिए जो ग्राउंड पे, जिनके लिए लोगों को उम्मीद थी। वहीं आप देखेंगे कि कांग्रेस हो या एनडीए की तमाम घटक दल, रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी हो चिराग पासवान की, या हम हो जीतन राम मांझी की, उपेंद्र कुशवाहा की, कम मिले हैं। लेकिन आप देखेंगे इनमें कैंडिडेट और अच्छे आ सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे लगती है, एक और अच्छी स्थिति हो सकती थी अगर बीजेपी की टिकट और बेहतर तरीके से बढ़ती। जिस राज्य में हिंदू सवर्ण 10% के करीब है, 101 में 49 सवर्णों को टिकट देना, और मान लीजिए आप उन्हें दे भी देते हैं, लेकिन ये वो सवर्ण होने चाहिए थे जिनकी जमीन पे मजबूत पकड़ हो। लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि एक तो आपने जातीय और सामाजिक संरचना का सही संतुलन नहीं किया, जो नीतीश कुमार वगैरह किए, जो राजद ने भी किया, और दूसरा आपने 100 में 49, 101 में 49, 49 आउट ऑफ 101 सवर्णों को टिकट दिया। उसमें बहुत सारे सवर्ण जो हैं वो हवा हवाई हैं, वो जमीनी नेता नहीं है। अब ये पार्टी का निर्णय है, लेकिन जमीन पे ये एक मैसेज भेजता है। तो हो क्या रहा है आज की स्थिति में, थोड़ा जो एक बहुत ही बड़ी जीत हो सकती थी, वो जीत उतनी बड़ी नहीं होगी। और इस चुनाव में अभी भी जो जीत है वो नीतीश कुमार के कारण हो रही है। एक बड़ा वर्ग बीजेपी
बिहार में अभी भी पिछड़े समुदाय, बिहार राज्य ओबीसी डोमिनेट, ओबीसी में दबंग पिछड़े हैं, कमजोर पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अभी भी ये ओबीसी डोमिनेटेड है, जिसमें आंतरिक विभाजन है। तो उसमें जो यादव को छोड़ के बड़ा संख्या गैर यादव ओबीसी का हो, चाहे वो अच्छे मजबूत ओबीसी, बाकी जो कुशवाहा हो गए, कोयरी भी कहते हैं, कुर्मी हो गए, या बाकी और कम्युनिटी है, उसके अलावा अति पिछड़े, इनका बड़ा वर्ग आज भी नीतीश कुमार को अपना आकर्षण मानता है, उनको देख के वोट करता है। बीजेपी आज भी, जैसा उत्तर प्रदेश और झारखंड में सफलता बीजेपी ने पाया और देश के तमाम राज्यों में पाई है, कि बीजेपी की चुनावी ताकत और राजनीतिक ताकत ही पिछड़ों को लामबंद करने से प्राप्त हुई है। बिहार में आज भी यादव समाज तो छोड़ दीजिए, वो राजद के साथ है, लेकिन गैर यादव पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, आज भी बीजेपी से ज्यादा नीतीश कुमार, जिनका स्वास्थ्य उतना बढ़िया नहीं, उन पे भरोसा करता है। तो इस चुनाव के जो मेन एंकर हैं एनडीए के पक्ष, वो आज भी नीतीश कुमार है। तो दिशा के तौर पे एनडीए को जीत मिलेगी, लेकिन एक बड़ी जीत हो सकती थी अगर बीजेपी की तरफ से चुनाव में जो टिकट दिया गया उसको और अच्छे तरीके से दिया जाता। और अंतिम बात, नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, खुल के ये बात न कहना भाजपा के द्वारा, ये कहीं ना कहीं अच्छा निर्णय नहीं माना जा रहा है। ये बहुत ही चुनावी और राजनीतिक दृष्टि से समझदारी भरा कदम नहीं है, क्योंकि 2020 में नीतीश कुमार झेल चुके हैं आंतरिक विद्रोह एनडीए के अंदर का, और एक बड़े पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग में यह धारणा है कि ऐसा बीजेपी के सांठगांठ में हुआ था। इस बार आपको नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। आप घुमा फिरा के अगर कह रहे हैं तो सीधा सीधा कहिए कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। आप नहीं कहते हैं तो चुनाव तक ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, भले ही वो एक छोटा वर्ग हो जो नीतीश कुमार का समर्थक वर्ग है, उसमें थोड़ी अविश्वास पैदा करने की संभावना बनेगी और अपोजिशन इसको इनकैश कर सकता है। तो कुल मिला के एक बड़ी जीत दिख रही थी, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो बड़ी जीत थोड़ी छोटी हो गई है। लेकिन फिर भी जीत ऐसा लग रहा है सामाजिक समीकरण के हिसाब से, जमीनी समीकरण के हिसाब से, कि वो एनडीए की ही होने जा रही है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की है, और प्रधानमंत्री मोदी उसको और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, जो योजनाओं और आकांक्षा से भरी हुई राजनीति की बात करती है। आपने देखा किस तरह से प्रैक्सिस के फाउंडर सज्जन कुमार बिहार चुनाव में अपने ओपिनियन को बता रहे थे। काबिले तारीफ है उनके अनुभव को, जो कम शब्दों में लेकिन पूरी की पूरी फिजा को उन्होंने बयान कर दिया। किस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ, किस तरह से नैरेटिव तय किए जा रहे हैं, कौन सी पार्टी किस मामले में आगे रही है, कौन सी पार्टी किस मामले में पीछे रही है। आने वाले समय में ही पता चलेगा कि मतदाता आखिर किस रुझान पे है और किसे अपनी सरकार बनाने का मौका दे रहा है। लेकिन काबिले तारीफ है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सज्जन कुमार जी का, जो हमारे साथ उन्होंने नेताजी.live टीम के साथ उन्होंने ये संदेश दिया। हमारी ये कोशिश इसी तरह जारी रहेगी। पूरे चुनाव में हम बिहार में हैं और हम समय समय पर आपको पॉलिटिकल एनालिस्ट के जरिए और पॉलिटिकल एनालिसिस के जरिए उन तमाम बातों को बताएंगे जो एक चुनाव में महत्वपूर्ण होती है। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।